करते हैं बालों की सेहत के हवाले से। हम देखते हैं माशरे में जितना डिप्रेशन और एंजाइटी ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं तो हमारी सेहत पर कहीं ना कहीं असरअंदाज हो रही होती है। और उससे सबसे पहले जहाँ पे असरअंदाज होती है वो हमारे होती है क्योंकि हम ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, हमारी हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, हेयर थिनिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो इस हवाले से जानेंगे डिप्रेशन और एंजाइटी का क्या हेयर फॉलिंग से कोई ताल्लुक है और कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी रेमेडीज़ या कौन सी ऐसी वाइटामिन्स हैं जिनके इस्तेमाल से हम बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और जो हेयर फॉलिंग हो रही है उसको कम कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर कंवल? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप हमेशा की तरह बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। अच्छा डॉक्टर कंवल, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आपने जो अर्क एक रिकमेंड किया था ना, लिटरली मेरी अम्मी अब वो हर टाइम लगा कर रखती हैं। वो नेल पेंट था ना, मुझे लगता है एक टाइम पर आकर ना बड़ों को होता है कि नेल पेंट ना ही लगाया जाए लेकिन कहीं जाना हो तो लगा लेते हैं, लेकिन वो छूट गया उनका और उसकी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं क्योंकि जब वो वजू कर रही होती है ना तो उनका होता है कि मुझे अब ये टेंशन नहीं है कि मुझे नेल पेंट रिमूव करना पड़ेगा और अर्क है मेरे पास और इस तरह से वो इतना खूबसूरत रंग आता है ना, तो आपकी अम्मी और आपके लिए बहुत सारा थैंक्स। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर कंवल, हम आते हैं अब डिप्रेशन और एंजाइटी पर। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी डिप्रेशन या फिर खुशी की बायस बनते हैं, तो ऐसे ही होना चाहिए हमें माशरे में जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल तो उसका पहला इफेक्ट जो है हमें मर्दों पे नज़र आता है कि जल्दी से उनके बाल गिर जाते हैं। अब ख़वातीन की भी ये साइड या फिर जो है हमारा कैप एरिया है वो कम होना शुरू हो गया। इस बारे में बताएंगे एंजाइटी और डिप्रेशन का हेयर फॉलिंग से क्या ताल्लुक है? देखिए इकरा, सबसे पहले तो आपका शेर बहुत खूबसूरत था, उसकी मैं तारीफ़ करूँगी। बड़ा अच्छा शेर पढ़ा आपने और ज़ौक़ बहुत अच्छा है आपका। और दूसरी बात ये कि माशरे में ना डे बाय डे इतना ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि उनकी अल्टीमेटली हेल्थ इफेक्टेड होने लगी है। पहले इतना ज़्यादा ये नहीं, सब कुछ नहीं होता था। शायद हमारा तवक्कल अल्लाह कुछ कम हो गया है। हाँ। तो हम लोग इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहना शुरू हो गए हैं, हर चीज़ के लिए ओवर थिंक करते हैं, हर चीज़ को एक्सट्रीम पे जाके सोचते हैं। देखिए, जहाँ ये एंजाइटी डिप्रेशन हमारी ओवरऑल हेल्थ पर असरअंदाज होता है, वहीं ये हमारे बालों पे भी बहुत इसका गहरा असर होता है। ओवरऑल हेल्थ में अगर आपकी कोई भी, आप देखें, अगर आपको फीवर होता है, आपको कोविड हो, डेंगू हो, आपको किसी भी किस्म की कोई लॉन्ग टर्म ऐसी इलनेस हो जाए जिसके लिए आपको 3-4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ता आपको हॉस्पिटलाइज रहना पड़े, तो अल्टीमेटली आप देखते हो उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। डिप्रेशन एंजाइटी का एक मेजर रोल है हेयर फॉल के लिए। अगर आप अपना डिप्रेशन एंजाइटी कंट्रोल नहीं कर पाते या आपको फील हो रहा है कि आप इसके पेशेंट हैं और आप को हेयर फॉल भी है और बाकी कोई कॉज समझ नहीं आ रहा, तो लीडिंग कॉज आप समझ लें कि डिप्रेशन एंजाइटी है। कहीं ना कहीं ये मतलब मेजर कॉज आप कह रही हैं, कहीं ना कहीं मेजर कॉज, वन ऑफ द मेजर कॉज आजकल की सोसाइटी के हिसाब से वन ऑफ द मेजर कॉज डिप्रेशन एंजाइटी हेयर फॉल के लिए। एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, शायद तवक्कल कम होता जा रहा है, जो चीजें हमारे बस में नहीं है हम उनके लिए परेशान हो रहे हैं। Exactly. और जो हमारे बस में है कि एफर्ट करते जाना या फिर किसी ना किसी तरह से दूसरों के लिए आसानी करना, वो हम कम कर रहे हैं, बिल्कुल अपने लिए क्रिएट कर ही रहे हैं और दूसरों के लिए ज्यादा कर रहे हैं। देखिए बड़ी अच्छी, मैं रात को एक बात पढ़ी थी और वो कहते हैं कोई चीज़ आपको क्लिक कर जाती है, तो वो रात मुझे सेंटेंस बड़ा क्लिक कर गया कि मग़फ़रत का अल्लाह ने वादा किया है, ठीक है, और रिस्क के लिए अल्लाह ताला ने वादा किया है कि अल्लाह पाक हमें रिस्क देगा, अता करेगा। लेकिन जिस चीज़ का नहीं है हमसे वादा, जिस चीज़ की हमसे डिमांड की जाती है, जिस चीज़ की अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, वो है इबादत, मग़फ़रत हमारे लिए फर्दर फ्यूचर के अंदर। तो वो हम इबादत नहीं करते, उसके पीछे दौड़ नहीं लगाते। जिसका अल्लाह ने वादा किया है रिस्क, हम उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं। बेसिकली हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है, हम लोगों की एक लाइन सेट नहीं होती, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को और उससे ना सिर्फ अपनी हेल्थ इफेक्ट करते हैं बल्कि अपनी सराउंडिंग को भी ख़राब कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। अच्छा डॉक्टर कंवल, बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को या इस कोर्स को, जो मेजर उसका रूट कोज होता है, उसको नहीं केटर करते हैं। वो आ जाते हैं सर पे प्याज लगाना, अदरक रगड़ना शुरू कर देते हैं कि डर्मा रोलर जो है वो बिला वजह फेरना शुरू कर देते हैं। इन सबसे नुकसान क्या होता है? क्योंकि अब अदरक फेरते हैं तो दाने निकल आते हैं, डर्मा रोलर जो है वो पता नहीं कब तक फेरते रहते हैं कि इससे कुछ ना कुछ निकल आएगा बाल। देखिए ये आप देखें, ये वाले सारे जितने भी टोटके होते हैं वो तब वर्क करते हैं आपके ऊपर जब आपकी इंटरनल हेल्थ ठीक हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए होती है वो होती है आपकी इंटरनल हेल्थ। अगर आपकी इंटरनल हेल्थ ठीक नहीं है तो
आपके लिए ये अदरक का पानी, प्याज का पानी, ड्रमर रोलर करना, ये और भी ब्ला 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 बहुत सारे नाम ऐसे हैं हम ले सकते हैं जो कि हम अपने टोटके अपने घर से पहले करके आते हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंट एंड में पहुंचता है अपने घर से बिल्कुल सारे टोटके कर लेता है। नुस्खा निकलेगा, मैं अपना ब्रांड शुरू कर लूँगा। हाँ जी, मैं भी एक मशहूर हकीम साहब बन जाऊंगा। तो ऐसा देखिए तब पॉसिबल होता है जब आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी है। नंबर 1 जो हेयर फॉल का कॉज, हम अपने टॉपिक की तरफ अगर वापस आते हैं तो नंबर 1 जो आपका कॉज होता है, रूट कॉज, वो आपकी जेनेटिक्स है। अगर आपकी फैमिली में हेयर फॉल है, अर्ली एज से बाल्डनेस है, तो आप उसे थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जो हेयर फॉल आपको 20th से स्टार्ट हो जाए, बाल्डनेस आपको 20th से स्टार्ट हो जाए, आप अच्छी केयर से, अच्छे हेल्थ से और अच्छी ट्रीटमेंट्स के साथ आप उसे 30th तक ले जा सकते हैं, राइट। जो 20 साल में बाल गिरने थे वो 30 साल तक जा सकते हैं अगर आप अपने बालों की अच्छी से केयर करेंगे तो। सो नंबर 1 और रूट कॉज होता है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में बाल्डनेस है, आपकी फैमिली में हेयर फॉल का इशू है, थिनिंग ऑफ हेयर का इशू है, तो अल्टीमेटली आप उसका शिकार होंगे। नंबर 2 हार्मोनल इशू, आजकल बहुत कॉमन है। आपको PCOS है, आपको थायराइड का कोई इशू है, आपको किसी और हार्मोन का कोई इशू है, तो ये वो मेन कॉजेज़ होते हैं इन दोनों में जो कि आपको हेयर थिनिंग करवाते हैं। नंबर 3, अगर आप कोई ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हैं, फॉर सपोज आप थायराइड की मेडिकेशन लेते हैं, आप डायबिटीज़ की मेडिकेशन लेते हैं, आप ब्लड प्रेशर की लेते हैं, कोई कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी भी किस्म की मेडिकेशंस अगर आप ले रहे हैं तो वो भी वन ऑफ द कॉज हो सकता है आपके हेयर फॉल का। रिसेंटली अगर आप किसी इलनेस को सफ़र करके आए हैं, आपका सिजेरियन हुआ है, आपको कोविड हुआ, डेंगू हुआ, जैसे मैंने अभी पहले बताया, टाइफाइड हुआ, इनमें से कोई भी कॉज हो सकता है आपके हेयर फॉल का। ये सब रीज़न्स हैं, इनकी वजह से आपको हेयर फॉल होता ही होता है। सो आपने सबसे पहले, और कुछ वाइटामिन की डेफिशिएंसी, जैसे उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट अगर मैं देखूँ तो विटामिन डी, आपका आयरन लेवल अगर कम है, आपका ब्लड लेवल अगर कम है, ये सब भी हेयर फॉल का कॉज बनते हैं। So these are the causes of hair fall. अच्छा, हमने रूट कोज जो है वो फाइंड कर लिया, और कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी हेल्दी हैं, उसके बाद अपने बालों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? क्या चीज़ें, कौन से विटामिन्स हैं वो भी इस्तेमाल करते जाएं, कौन से ऐसे टॉपिकल्स हैं उसको इस्तेमाल करने से भी उनके हेयर ग्रोथ जो है उसमें बेहतरी आ सकती है? ये आप अपने लिए पूछ रही हैं ना? आपके बाल ऑलरेडी हेल्दी हैं माशाल्लाह से, आप चाहती हैं मज़ीद हेल्दी रहें। बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छे हेल्दी बालों को भी केयर की ज़रूरत होती है। आपने अच्छे बालों के लिए सबसे पहले देखना है, अगेन मैं बात करूंगी कि आप 6 मंथली अपनी लैब ज़रूर करवाएं। कुछ टेस्ट होते हैं जैसे विटामिन डी का, सीरम फेरेटिन का जिसे हम आयरन कहते हैं, और आपकी ब्लड CBC, ये 3 मेजर टेस्ट हैं। इसे आप 6 मंथली रिपीट करवा लें, क्योंकि आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है और ये एक लीडिंग कॉज है हेयर फॉल का। तो अगर ये आपके टेस्ट नॉर्मल हैं तो आपको कोई ऐसी मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने करना क्या है, अपने लिए एक परफेक्ट शैम्पू का इंतखाब करें, अपने सर में डैंड्रफ ना होने दें, अपने गीले बालों को आप ब्रश ना करें, अपने गीले बालों को आप टाई ना करें। ओवर प्रोसेसिंग से और केमिकल के यूज़ से जितना हो सकता है अवॉइड करें। जितना हम ये हीट प्रोसेस यूज़ करते हैं, जैसे डेली बेसिस पर अगर आप आयरन करवा रहे हैं, ब्लो ड्राई, बिल्कुल अगर आप ये करें तो कोशिश करें इसका टाइम ड्यूरेशन कम करें। मजबूरी है आपकी करना तो फिर आप इसके लिए बिफोर आफ्टर सीरम्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे ओवर द काउंटर मार्केट में, बहुत अच्छे मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप वो यूज़ करें। तो दीज आर द थिंग्स जो कि किसी भी हेल्दी हेयर के लिए होती है। 6 मंथली अपने टेस्ट रिपीट करवाना, और बाकी ये वाली सारी एहतियात करें, अच्छी हेल्दी डाइट लें, तो डेफिनेटली आपका बाल हेल्दी रहेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्कैल्प जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, बिल्कुल, उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं ये हेल्दी होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं अच्छी होती है ये, इसके बारे में बताएंगे? देखिए, हेल्दी नहीं होती, मैं इसे हेल्दी बिल्कुल नहीं कहूँगी। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है बहुत ज़्यादा, फॉर सपोज आपने सुबह में शावर लिया और रात तक आपके बालों में ऐसा लगता है आपने बहुत सारा तेल लगाया हुआ है, सो दिस इज़ नॉट अ हेल्दी हेयर। इससे क्या होता है कि आपके बालों से सीबम प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब ऑयल प्रोडक्शन बढ़ती है तो उसके रिजल्ट में आपके जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। अब बालों को प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन नहीं मिलती तो बाल आपका हेल्दी नहीं रहता। सो जिनको भी ये प्रॉब्लम होता है वो कोशिश करें कि एक तो डेली शावर लें। मुझे ये बहुत प्रॉब्लम है। आपको ये प्रॉब्लम है, आप डेली शावर लें। इसके अलावा एक मेडिकेटेड शैम्पू होता है जिसमें कीटोकोनाजोल मौजूद होता है, मैं फॉर्मूला बता रही हूँ। सो वो लेके आप वीक में 2 से 3 मरतबा ज़रूर उससे अपना हेड वॉश करें। उससे ना सिर्फ आपकी इंटरनली जो स्कैल्प के पोर्स हैं वो क्लीन हो जाएंगे, बल्कि काफ़ी हद तक आपके बालों को ऑयलिंग से भी निजात मिल जाएगी। दूसरी बात,
ये जो हम भर भर के तेल लगा लेते हैं ना पूरी रात के लिए, ये हमारी अम्माओं के ज़माने के टोटके हैं कि जी जितना ज़्यादा तेल लगाकर जितना ज़्यादा तेल लगा होगा तो उतना हमारा बाल हेल्दी होगा। तो दिस इज़ अ रॉन्ग, लाइक बहुत ये फजूल सा काम है। एक आपका स्कैल्प वैसे ही ऑयली है, दूसरा आप कॉन्टीन्यूसली उसके अंदर तेल लगा रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके बालों को डैमेज करेगा। तेल लगाने का सिर्फ एक तरीका है, ऑयली स्कैल्प वाले वीक में एक मरतबा ऑयल लगाएंगे और सिर्फ शावर लेने से 2 घंटे पहले, दैट्स इट। उसके अलावा आपको ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं है। ऑयल क्या करता है, मॉइस्चराइज ही करता है ना, और उसने कौन से ऐसे अंदर जाके खेतियाँ लगा देनी है कि आपके बालों को जो है वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो मॉइस्चराइज करने के लिए तो आपके बालों से वैसे ऑयल की ओवर प्रोडक्शन हो रही है, वो ना करें। शैम्पू कीटोकोनाज़ोल 3 मरतबा ज़रूर यूज़ करें। टोटके की अगर आप बात करती हैं तो आप होममेड एलोवेरा यूज़ कर सकती हैं। तरीका वही है कि निकालें, उसका गुदा लें ऑयली कम करने के लिए। बिल्कुल, ओके। आप एलोवेरा लें, उसको वॉश करें, उसको ऊपर से अच्छे से छील के और अंदर का गूदा निकाल के 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। उसको आप ग्राइंड कर लें 2 घंटे के बाद निकाल कर, और उसे दही के साथ मिक्स कर लें। वो आप कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए अपनी स्कैल्प में मॉइस्चराइज़र, बहुत अच्छा वो मॉइस्चराइज़र भी होगा, आपकी स्कैल्प के ऑयल को भी कंट्रोल करवाएगा। वीक में 1 या 2 मरतबा जितनी बार भी आपसे पॉसिबल हो सकता है उसे अपने सर में लगाएं। वो बहुत अच्छा आपको एक मतलब एक बालों में मॉइस्चराइज़र भी प्रोवाइड हो जाएगा, और एक्स्ट्रा जो ऑयल है उसको भी रिमूव करेगा, ऑयल को भी रिमूव करेगा, और तीसरा आपके बालों की नरिशमेंट बड़ी अच्छी हो जाएगी। दूसरा टोटका ये है कि ऑलिव ऑयल आपने लेना है, उसके साथ सिनेमन, उसको पीस लें, दालचीनी जिसे हम कहते हैं वो पीस के उसके साथ हनी मिक्स करें। इन तीनों का एक पेस्ट बना के, मास्क बना के, वो भी वीक में 1 मरतबा ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये जो मॉनसून है इसमें ज़्यादातर ह्यूमिडिटी होती है और इसकी वजह से भी आपके बालों में ऑयल आता है। इसका पेस्ट भी अगर आप वीक में 1 मरतबा अपने सर में लगाते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। मेरे स्कैल्प पे इतना ज़्यादा ऑयल आने लग गया था कि मेरे माथे पर एक्नी शुरू हो गई। एग्जैक्टली, अब मुझे तकरीबन कोई 3-4 हफ्ते हो गए मैंने ऑयल नहीं लगाया। अच्छा। मुझे है कि पहले बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले, इतना ज़्यादा ऑयल हमारे बालों में आ रहा है। सऊदी वाले आपसे कर लेंगे क्योंकि कुएं निकलने लगे हैं। तो अच्छा, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट्स की तरफ डॉक्टर कंवल। बहुत सारे लोग जो है PRPs की तरफ जाते हैं। एक्सोसोम्स ट्रीटमेंट जो है, अब आ रहा है कि आप कहीं से गंजे भी है ना तो आपके जादुई बाल निकल आएंगे। अब लोगों को होता है कि चलो कुछ भी हो जाए लगवा ही लेंगे बाल, नहीं तो PRP या फिर एक्सोसोम्स ट्रीटमेंट जो है वो तो पड़े ही हुए। इनके बारे में बताएंगे किस हद तक वर्क करते हैं आम आदमी के लिए, जिसने कमेटी डाल के अपना ट्रीटमेंट करवाना है, उसके पैसे ज़ाया तो नहीं जाएंगे अगर वो ट्रीटमेंट इस तरह से कुछ लेगा? देखें, वही अगेन हम शुरू से अगर शुरू करते हैं तो आपकी इंटरनल हेल्थ अगर ठीक है, विटामिन सारे पूरे हैं, कोई भी आपकी ऐसा मेजर इशू नहीं है जिसकी वजह से हेयर फॉल होना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर हेयर थिनिंग है, हेयर फॉल है, जेनेटिक्स में आपकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, बाल्डनेस है, तो आप PRP, PRF, PRGF और फिर एक्सोसोम या स्टेम सेल बिल्कुल करवा सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स मैं इन सब को इंडोर्स करती हूँ, बहुत अच्छे हैं और बहुत वर्क करते हैं। जिस बंदे ने भी ये ट्रीटमेंट करवाना है, अगर मैंने जो इनिशियल के कॉजेज़ बताए उनमें से कोई रीज़न नहीं है, फिर भी आपको बाल्डनेस है या आपके हेयर फॉल है, तो बहुत मतलब मैंने अपने बाल्ड पेशेंट के बाल आते हुए देखे हैं PRF और PRGF से। अच्छा, PRP और PRF और ये बेसिकली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उनकी मॉडर्न फॉर्म बताती चली जा रही हूँ कि एडवांस फॉर्म है। लाइक PRP आपको देखिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, वो उसमें रिच प्लाज्मा है आपके पास। नंबर 2 PRF जो है उसमें रिच फाइब्रोब्लास्ट है जो कि PRP की मॉडर्न फॉर्म है, राइट? उससे उसकी एडवांस फॉर्म है वो। उससे भी ज़्यादा एडवांस हमारे पास होता है PRGF। उसमें प्योरली, इन सब में प्योरली ग्रोथ फैक्टर शामिल होते हैं जो हमारे अपने ब्लड से ड्रॉ किए जाते हैं और वो डायरेक्टली आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किए जाते हैं। सुनने में ज़रा हॉरर लगता है कि सर में इंजेक्शन लगना, हमारा तो दिमाग काम करना बंद कर देगा इसके बाद, हमारी याददाश्त हो जाएगी और ऐसे बहुत सारे सवाल पेशेंट मुझसे करते हैं। लाइक इससे हमारे सर को तो कोई नुकसान नहीं होगा, इससे हमारे ब्रेन में तो कुछ डैमेज नहीं हो जाएगा, हमारी याददाश्त, क्योंकि लोगों में बहुत मिथ्स हैं इसको लेके। सो आप बेफिक्र होके करवाइए, सिर्फ आपका डॉक्टर अथेंटिक होना चाहिए। अगेन एंड अगेन मैं इस पर एम्फेसाइज इसलिए करती हूँ कि जब भी आप किसी एस्थेटिक सेटअप में एंटर हो और आपने कहा आपको हेयर फॉल है, उन्होंने कॉज नहीं पूछना, उन्होंने कॉज देखना भी नहीं है। PRP करते हैं। हाँ, वो कहते हैं आज PRP कर दें, आप इतने सेशन बाय करें, आपको हम डिस्काउंट भी देंगे, इकट्ठे ले लें आप। हाँ, इकट्ठे ले लें हमारे से सेशन। तो डील चल रही है हमारी, डील चल रही है लग रहा है इकरा बहुत आपने ये चीजें फेस की हुई है। सारी बात है डॉक्टर कंवल, तभी अच्छा डॉक्टर मिला है इतना सारे से घूम के। थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है, ये प्रॉब्लम है, ये देखिए ये सब पेशेंट पहले ही आके बताते हैं ना हम फला जगह गए थे, हमने ये करवा लिया। सो मैं इसलिए बार बार एम्फेसाइज करती हूँ मेरे पास ना आए, बेशक मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास ही आए,
अच्छे क्वालिफाइड अथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं जो सबसे पहले आपका कॉज रूल आउट करे और फिर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। तो दीज ट्रीटमेंट्स आर वेरी गुड, आप करवा सकते हैं। इन सब की मॉडर्न और लेटेस्ट फॉर्म है एक्सोसोम्स। अगर आपकी स्कैल्प में आपकी रूट्स वायबल हैं, आपके पास बाल आने की गुंजाइश है, तो दीज ट्रीटमेंट्स आर बेस्ट। बिफोर ट्रांसप्लांटेशन आप ज़रूर इन ट्रीटमेंट्स को करवा सकते हैं। और ये ज़्यादा इतने एक्सपेंसिव तो नहीं है ट्रांसप्लांट से अगर कंपेयर करें? अगर ट्रांसप्लांट से कंपेयर करें तो एक्सोसोम्स और ट्रांसप्लांट सेम है, बट सिर्फ आप बचता क्या है उसमें आपको कि सर्जिकली आप किसी प्रोसीजर से बच जाते हैं। आप अगर एक्सोसोम्स करवाते हैं तो वो वन टाइम ट्रीटमेंट है, आपको लाइक उसको फिर आपको 6 महीने या साल के बाद रिपीट करवाना पड़ता है। हमारे पास एक्सोसोम्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनके किसी के मंथली 3-4 सेशन लेने होते हैं, कोई आपको 6 मंथली लेना होता है, कोई आपको 1 ईयरली लेना होता है, बट आप वो सर्जरी के प्रोसेस से बच जाते हैं। बट अगर आपकी स्कैल्प पे कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल मैं कहूँ कि अगर मिसाल ऐसे देते हैं हम लोग कि हथेली की तरह के ऊपर आपको स्किन आ गई है ना, तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है बाल आने की। फिर ना एक्सोसोम वर्क करेगा, ना पीआरपी ना पीआरएफ, फिर अल्टीमेटली आपको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ आना पड़ेगा। फिर हाथ ही फेरे आप हाँ जी, फिर दोनों एक जैसे ही हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि फिर आप जो है वो ट्रांसप्लांट की तरफ आ जाए, क्योंकि दिस इज़ द सॉल्यूशन। आप देखिए ना, बाल हमारी पर्सनैलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हमारी खूबसूरती बहुत मैटर करती है बालों के साथ। सो बाल जिसके खूबसूरत हैं डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंट होता है, उसकी पर्सनैलिटी का एक अलग से ही लुक आता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना अब पैचेस की तरफ आ रहे हैं कि हमने पैच लगवा लेने हैं, तो पैचेस से क्या हमारे बालों में वो हवा जा रही होती है कि हमारी जो पूरी स्किन है वो बिल्कुल ढक दी जाती है? क्योंकि जब ट्रांसप्लांट का अगर बताएं कि ट्रांसप्लांट बेहतर है या हेयर पैचेस जो है वो बेहतर? देखिए, हेयर पैचेस को तो मैं किसी भी सूरत में एंडोर्स नहीं करती, कभी भी मैं उसके फेवर में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। उसका रीज़न ये है कि आपने एक पैच लगा लिया, राइट? अब आपके बालों पर वो जो पैच लगा हुआ है उससे ना तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रही है, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल बाल है उसमें गैप्स होते हैं, राइट? उस गैप से आपको हवा भी जाती है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड होती है, ऑक्सीजन भी जाती है, आपको हर तरह की जो अल्लाह पाक ने एक सिस्टम बनाया है उससे आपका बाल गुजरता है। बट पैच में क्या है, नीचे एक लेयर है, राइट? वो जो आपके सर पे चिपकती है, गम है, उसके ऊपर बाल लगा हुआ है, तो आपको कहाँ से बालों से क्रॉसिंग होगी? पेशेंट आते हैं हमारे पास जो पैच वाले होते हैं, उनको एक ये प्रोमिनेंट मार्किंग हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, उनको बहुत ज़्यादा सर पे दाने निकलने की शिकायत शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, स्किन स्कैल्प की। नंबर 3, उस पर प्रॉब्लम होती है कि उनको डैंड्रफ वहाँ स्टार्ट हो जाती है। आपकी स्कैल्प पे कुछ नहीं है, लेकिन डैंड्रफ के बाकायदा आपको बड़े बड़े पैचेस नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आप पैच लगा रहे हैं उसी ने आपकी स्किन को खराब कर देना है। एक चीज तो ठीक करते हुए इतनी सारी बीमारियां बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपको पता है बहुत बढ़ गया ये चीज, लोगों ने आसानी ढूंढ ली है। लेकिन इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, मैंने अक्सर भी उनको देखा है, उन्होंने पूरा हेड पैच जो है वो लगाया हुआ है, वो भी अक्सर लगा रहे होते हैं, तो वो क्या उनका अच्छे वाला होता है? नहीं, इससे मैटर नहीं करता इकरा, जितना मर्जी अच्छे वाला हो, जितनी मर्जी आप केयर करते हो, बट कहीं ना कहीं समा वो आपके लिए नुकसानदायी साबित होता है, ठीक है? हाँ, ये है कि अगर एक्ट्रेसेस हैं, मतलब एक्टर्स हैं ऐसे बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं रेनाउंड, वो लगा रहे हैं, तो वो माइट भी उसकी उस तरह से केयर कर लेते हो कि मेंटेनेंस करते हो कि सिर्फ शूटिंग के दौरान लगाते हैं और देन वो उतार दे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको पता है जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, उन्होंने कभी भी कहीं भी जाना है तो उसी गेटअप से जाना है जो लोग उन्हें टीवी में देख रहे हैं। सो मैं इसको कभी भी फेवर नहीं करती। ये किसी भी तरह से हेल्दी एक चॉइस नहीं है। जिनकी मजबूरी है, जिन्हें लगाना पड़ता है, ऑब्वियसली वो उस चीज़ को वही डील कर सकते हैं। मैं इसको कभी भी इंडोर्स नहीं करती। सही हो गया। और जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाना है वो गंजे होने का इंतजार ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है, वो इंतज़ार ना करें गंजे होने का। देखें, आपने एक मखसूस एरिया से बाल लेने होते हैं, आपका अपना ही बाल। हमने डोनर जो है वो हेल्दी होना चाहिए, और वो डोनर हम बैक साइड से लेते हैं, बैक साइड ऑफ द स्कैल्प पे लेते हैं, क्योंकि वहाँ आपका बाल वायबल रहता है बहुत लंबे टाइम तक, लाइक 50s तक के बाद तक भी आपने देखा होगा कि पीछे वाला जो बाल है वो आपका वायबल रहता है, हेल्दी रहता है बहुत। तो हम वहाँ से आपका बाल निकालते हैं और वो फ्रंट पे लगा देते हैं। अगर आपने ट्रांसप्लांटेशन करवानी है, हेयर ट्रांसप्लांट का आप सोच चुके हैं, आपको लग रहा है कि आपकी कंडीशन ऐसी है ट्रांसप्लांट वाली, तो आप जितनी जल्दी हो सके उसका इंतखाब कर लें, जल्दी से जल्दी वो करवा लें। उसमें ये होता है कि समटाइम हम वेट कर रहे होते हैं कि किसी को यहाँ बाल अभी बाकी होते हैं और वो चाहते हैं कि हम उसका वेट कर लें। तो अगर आपकी फ्रंट जा चुकी है तो पहले सेशन में हमेशा वैसे भी हेयर लाइन ही बनती है, तो आप वेट ना करें, हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए। किसी अथेंटिक डॉक्टर से प्लीज़ करवाइए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जिनकी पूरी स्कैल्प पे से बाल जा चुके हैं। बिल्कुल। इस तरह से कोई मैसेज देना चाहेंगी?
मैसेज अगेन मेरा यही होगा कि देखिए हेयर फॉल मानसून के मौसम में बहुत ज़्यादा नॉर्मली हो जाता है। अगर आपके 50 से लेकर 100 तक बाल आपके डेली गिरते हैं तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, इसे आप उसी तरह से रखें। उसके साथ साथ आपकी ग्रोथ भी हो रही है, आपके बालों का अच्छा एक हेल्थ बरकरार है, तो आप उसे रहने दें। आप इंतज़ार कीजिए कि स्पेशली अगर ये हेयर फॉल आपका मानसून में स्टार्ट हुआ है तो मानसून के जैसे ही ख़त्म होगा मानसून वैसे ही आपका बाल दोबारा से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि पहले से हेयर फॉल था और अब वो मज़ीद बढ़ गया है और मानसून के बाद तक भी रह रहा है, तो डेफिनेटली आपको टोटकों से बाहर आ जाना चाहिए और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बाल बहुत कीमती होते हैं। बिल्कुल इस तरह से डॉक्टर कंवल बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मुझे लगता है हमने एक चीज़ मिस कर दी है, वही है कि हाइजीन का ख्याल रखें, एक दूसरे का ब्रश जो है बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आपकी मेहरबानी। जी बिल्कुल अक्सर देखते हैं बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना आपने, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल मिलते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ।